बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक पिताफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ले ज़लज़ले के बड़े शदीद शॉक्स जो हैं वो महसूस हुए हैं और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ज़ाहिर है हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं। अभी ज़ाहिर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी कि इसका मरकज़ जो है वो क्या है और मुल्क के कौन कौन से इलाके जो हैं वहाँ पर ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। लेकिन बहरहाल हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरफ पूरे पाकिस्तान में खैर खैरियत हो, कहीं पे कोई नुकसान जो है वो इसकी वजह से ना हुआ हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो एक इस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ हुआ है पूरे मुल्क में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेनेट इलेक्शंस के अंदर शफाफियत को मेक श्योर करने के लिए इसमें जो इसका तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली के हवाले से पूरी कोशिशें जो है वो हुकूमत की जारी हैं, जिसमें एक तो जो सदाती ऑर्डिनेंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट से मशरूत रखा गया है, जिसमें जो तरीक़ाकार है यानी जो खुफिया बैलेटिंग है उसकी बजाय ओपन बैलेटिंग के तरीके को अपनाने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके ऊपर कब तक कोई पेशरफ्त होगी। इसके अलावा एक बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ऑपोजिशन की जो जमातें हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो मुसलसल इसकी मुखालफत करती दिखाई दे रही हैं और मैं ना मानूं की जो गर्दान है वो मुसलसल जारी है। हालांकि अब इसमें जो एक ट्विस्ट आया है और जिससे ऐसा लगता है कि जो इल्जामात हैं, हालांकि हम सब जानते हैं गुज़श्ता इंतखाबात में क्या होता रहा, खासतौर पे 2018 की जो सेनेट इलेक्शंस थे उनके अंदर क्या हुआ और किस किस तरीके से वोटों को खरीदा जाता है, खरीदो फरोख्त होती है वोटर्स की। लेकिन अब जो वीडियो सामने आई है उसमें तो बाकायदा तौर पर जो अरकान हैं, खासतौर पर KP के असम्बली के अरकान जो हैं मौजूदा भी और साबिक भी, वो दिखाई दे रहे हैं। उसमें उनके सामने नोटों की गड्डियां रखी गई हैं और बोलियां जो हैं वो लग रही हैं। इसके अलावा एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें पीपल्स पार्टी के साबिक पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली शाह जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो तरदीद कर रहे हैं। हालांकि जो PTI के एक रुकन है उन्होंने तो इसकी उबैद मायार उनका नाम है और उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि मैंने पैसे लिए। अब बात यह है कि ये मामला किस तरफ जाएगा और इस सब कुछ के होने के बावजूद आखिर ऑपोजिशन की जमातें ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि तरीकाकार को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या वो वाकई इस सिस्टम की बेनिफिशरीज हैं या इस सिस्टम से और इस तरीकाकार से फायदा उठाती रही, एक तो ये सवाल उठता है। दूसरा ये है कि अभी जो वीडियो सामने आई है इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसा तरीकाकार है, कोई ऐसी सजा है जो वजह की गई हो इस तरह के क्राइम के लिए। और अब आगे होगा क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और फारूक, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस वीडियो जिसके ऊपर अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, इसको किस तरह से, इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि वीडियो को सबूत जो है वो उस तरह से तस्लीम नहीं किया जाता। आपको याद होगा वो बलूचिस्तान का जो मामला था जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी जो है वो रोनते हुए गुजर गई थी और वो वीडियो बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन उसके बावजूद फिर क्या हुआ। देखें, पहली बात तो ये है कि दिस वीडियो डिडंट कम आउट ऑफ वैक्यूम, राइट। पहली बात तो ये है कि एक आध साहब तो आपने खुद फरमा दिया कि वो खुद कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए थे, जो भी कहानी आगे दें वो और बात है। दूसरा, ये जो फोरेंसिक इसका करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है कि वीडियो कब लिया गया, कैसे लिया गया, क्वालिटी और कौन साहब थे और क्या सामने जो चीज़ें रखी जा रही। मिसाल के तौर पर एक साहब ने फरमाया कि उसके अंदर किताबें उनके सामने रखी हुई थी। यार सारी जिंदगी मैंने किताबें ढोई हैं, ठीक है ना, नोटों में और किताबों में कोई फर्क है, मैं इतना तो पता है ना। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर ये जो है एविडेंस के तौर पे इंक्लूड हो जाता है। वो बलोचिस्तान वाला वाकया आपने कहा, लेकिन आपको याद होगा कि डिजिटल जो वो है ना एविडेंस है, उसके लिए एक खसूसन बिल लाया गया था और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के मामला बहुत चलते थे और सबसे ज्यादा एविडेंस जो था वो डिजिटली प्रोड्यूस होता था, तो उसको फिर बाद में हमने वो कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये 3 साल पहले की बात हो गई है। इन साहिबान को निकाला गया, कुछ को निकाला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। और उस सारी की सारी कहानी के बावजूद आप एक बात देखें कि उन्होंने किसी को इलेक्ट किया जाहिर है और वो साहब बैठे हैं, ये खातून जो है वो बैठी हुई हैं। अच्छा, अल राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, ठीक है ना। हमारा बेसिक वो है कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों दोस्त की हैं,
तो हमारे क्राइम उसमें भी 62-63 में तो वो आते हैं ना जी। अच्छा, एक तो ये है कि वाई वॉज दिस नॉट फॉलोड अप, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाय लॉज मौजूद है, लेकिन हमने अभी तक इनको स्ट्रिंजेंट नहीं किया। मिसाल के तौर पे जब मैं रूल बुक उठाता हूँ रोपा से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है, उसके अंदर मुझे ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें ऑफेंस हैं, लेकिन उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। मुझे वो CAPC जो है ना, CRPC में जाना पड़ता है, PPC में जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी इनडायरेक्टली करके मुझे पता चलता है कि अगर आप वाकई सजा देना चाहते हैं तो 20 साल हो सकती है। यानी विल बड़ी जरूरी है ना, पहले तो विल ही नहीं थी ना, पहले तो कोई जाना ही नहीं चाहता। नहीं, मेरे ख्याल में सबसे पहला काम तो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट था ना, वो बिल्कुल क्वालिफाई वैलिड हो गया, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा आपने कहा था ऑपोजिशन क्यों नहीं वो कर रही, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हमें बार बार, आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हर शहर का नाम जो है वो मुहतरमा बेनजीर साहिबा के नाम के साथ एसोसिएट करना चाहते थे जरदारी साहब, तो उनकी मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक साइड पे नवाज शरीफ साहब की अगर सिग्नेचर थे तो दूसरी साइड पे बेनजीर भुट्टो साहिबा के थे, और उसके अंदर 23वां जो पॉइंट है चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का, लेट मी रीड इट टू यू, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लो क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट्स। व्हाट हैपेंड नाउ, कहा जा रहा है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी ये करप्शन को खत्म करने के लिए, फ्लो क्रॉसिंग को करने के लिए आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो ओपन बैलेट जो है हम कराएंगे और आइडेंटिफाइबल। तो आज क्या हो गया है भाई, आज ये हो गया है कि आपने जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, नाम आप लगाते रह गए एस्टैब्लिशमेंट का, नाम आप लगाते रह गए आपकी जितने भी एजेंसीज वगैरह उनका, और असल में क्या हो रहा था, जरदारी साहब के जो एक साहब उन्होंने पॉइंटमैन बनाए थे, वो बोरियां भर भर के ले जा रहे थे और नोट जमा करा रहे थे। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर फिर वो ये चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद से लड़ेंगे और इस्लामाबाद से वो PDM के कैंडिडेट होंगे। PDM की कितनी सीटें, PDM का कितनी सपोर्ट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप अगर लाना चाहते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप कोई करिश्मा ही करेंगे ना, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू यूज मनी। अच्छा, फिर एक और मुझे जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ होती है, एक साइड पे तो हमने कह दिया 2018 में लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लोगों को निकाला गया पार्टी से, लेकिन जो उनके खयानत के कैंडिडेट्स थे वो जीत गया और वो बैठे हुए। अच्छा, अब जो सेनेट के अंदर बैठे हुए, हाँ, चले जो निकल गए वो तो निकल गए ना, जो नहीं इलेक्ट ही नहीं हुए जी, उन्होंने पैसे लिए नहीं लिए वो एक अलग मामला है, लेकिन जो इलेक्ट हो गए हैं वो कैसे, किस तरह पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा उनको, उनके लिए क्या सजा होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? The Prime Minister of Pakistan has constituted a committee. कल उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी जिसका काम ये होगा कि इस पे भी फॉलो अप करें। लेकिन एक बात सुने, मुझे याद आता है 50-50 के जो थे ना खाके हम देखते थे, उसके अंदर मतलब आप तो बहुत छोटे होंगे, मेरे बचपन के। अच्छा, लेकिन उसके अंदर ये होता था कि एक कहानी में था कि गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं कि वेपन्स मौजूद हैं या नहीं है। अच्छा, दिखाते हैं कि वो बच्चों की एक टॉय गन उठा के ना वो कहते हैं कि ये आगे नहीं जा सकती। जब गाड़ी जाने लगती है ना, ऊपर दिखाते हैं कि तोप रखी हुई है, and nobody is noticing, ठीक है ना, penny wise pound foolish। हमारे यहाँ इतना बड़ा इशू है मनी इन पॉलिटिक्स। आपने 18 किस्म की जो है ना मीटिंगें करा दी और वो करते आ रहे हैं कि जी हम रिफॉर्म करेंगे अपने आइन को और बाय लॉज को इलेक्शन के, ताकि इलेक्शन बेहतर हो। कभी भी पैसे के ऊपर तो हमने अभी तक फिक्स किया नहीं है। जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो आप पैसे रखते हैं वो मजे का खेज है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर तो 4 जल से नहीं हो सकते, और जो लोग कर रहे हैं वो माशाल्लाह आपको क्या पता हेलीकॉप्टर और जहाज ले लेके फिर रहे होते हैं ना। तो इन तमाम चीजों के अंदर क्यों इलेक्शन से लड़ सकते? एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो खजाना होता है, क्योंकि उनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है कैंपेन फाइनेंस का या पार्टी फंड्स का, और उसके ऊपर कोई बाय लॉज नहीं है, तो इसलिए वो सारी की सारी चीजें खाली होती है, खजाना खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल क्लास ये है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ना तो उसके पास पैसे हैं ना पार्टी के पास है। पार्टी ने क्या करना है, अमीर लोगों को जाके अपनी टिकटें बेचनी है, और जब ये होगा तो उसके बाद अगला बंदा, PM सही कहता है ना कि जो बंदा इस बात को करके आएगा, पैसे लगा के आएगा, तो वो कमाने आएगा, पैसे कमाएगा, वो अपना तो इन तमाम चीजों को फिक्स होना बहुत जरूरी है।
अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इल्जामात का सिलसिला फौरी तौर पे शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि आप उस वीडियो को देखें और आप इस बात को माने कि ये होता रहा है। अब इल्जाम ये लग रहा है कि जी ऐसी वीडियोस ऐसे वक्त पे क्यों आ जाती हैं? जी, ये शायद रखी गई होती हैं ऐसे वक्त नहीं, के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वो ये है कि एक टर्म है जिसको कहते हैं अकम्स रेजर, और अकम्स रेजर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो, जो दिखाई दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, राइट। ब्रॉडशीट के मामले में मैंने आपसे बात की थी और उसके अंदर भी हमने कहा था, और अब भी ये हो रहा है, जब आप एविडेंस को ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर आप डिसेंबलिंग शुरू करते हैं, आप जो है लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं और आप हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। इस वक्त भी वही हो रहा है। असल हकाइक से ब्रॉडशीट के अंदर आपने देखा कि वो जिनके नाम आ रहे थे, जिनका जिक्र आ रहा था, उन्होंने उठा के हर बंदे के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना। अब फिर यही हो रहा है। बात यह है कि उस वीडियो के अंदर लोग बैठे पैसे ले रहे हैं, हाँ। वो भाई एक ने बैग खोला हुआ है और पैसों की गड्डियां बीच में रख रहे हैं, एंड दे आर योर लॉ मेकर्स। जरा सोचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल पीएम का जो वो थी बात थी वो कंफर्म हो गई, और उस बात के ऊपर उनकी जो उनका जो खलूस दिल है वो भी आपको पता चल गया कि ही मींस व्हाट ही सेड। अच्छा, जो साहब उबैद मायार, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्गली, आई थिंक ये नाम है, तो उन्होंने जिन्होंने एडमिट किया है कि पैसे लिए, अब वो जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं केपीके के साबिक वजीर आला पर और स्पीकर पर, बात ये है कि ये तो बिल्कुल इलॉजिकल एक बात वो कर रहे हैं ना, कि उनके तो अपने अरकान जो है वो उनको हटा दिया गया, बाद में उनकी रुकनीत खत्म कर दी गई पीटीआई के, कि वो जाहिर है वो किसी और को जरूरत होगी तो वो उस तरफ जाएंगे ना, अपनी पार्टी क्यों खरीदेगी उनको। अच्छा, बात ये है इसकी तरदीद भी आई है मेरे ख्याल में, चौधरी साहब ने कोई बात की है, मेरे ख्याल में उन्होंने कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा जिस जगह का कहा जा रहा है महल बकू का, तो वो वीडियो में अगर आप वहां गए हैं, स्पीकर हाउस की बात की जा रही है, तो वो जो है ना महल बकू ही वो नहीं है। दूसरा मामला जो है ना जी, देखिए अगर मैं कोई चोरी कर रहा हूँ और आपने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद अगर मैं कहूंगी जी थोड़े प्रधाने पे जासी, तो अगले कहेंगे कि पहले तो तू पकड़ा गया ना छतर खा, ठीक है ना, उसके बाद फोरेंसिकली जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन मामला ये है कि एक तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो आपके सामने आ गया और जो मुंह से निकल रहा है, ये दोनों में मुताबिकत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं जाके दूर दराज में वो भी हो जाता, साबित भी हो जाता, जो कि मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं है, तो मुल्क के अंदर तो अब इंसाफ आना है ना, तो हर चीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी और प्रोसेस होना चाहिए। सही, राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जाहिर फैसले के हवाले से हम बात तो नहीं कर सकते, और अभी ये प्रोसेस में है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये दबाव डालने के लिए इस तरह की वीडियोस जो है वो सामने लाई गई हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह के वीडियो के सामने आने के बाद, जैसे आपने कहा कि मजीद तकवीत पहुंचती है उन इल्जामात को जो लगाए जा रहे हैं, या पीटीआई जो कह रही है, या वजीर आजम इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, तो अब इस चीज को सामने रखा जाएगा। आपकी जो आर्गुमेंट है, आई एम श्योर कि ये उनके मुंह से आई है तो आप बात करें, इस आर्गुमेंट को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं ना। मैं चोरी कर रहा हूं, चोरी करते हुए मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, तुमने मेरी टेपें जो है ना चोरी करते हुए रिलीज कर दी, तो शेम ऑन यू। अब ये क्या आर्गुमेंट है भाई? बात ये है कि सबसे पहला वो है कि 62-63 के तहत जब मैंने वो कर लिया, ओथ ऑफ ऑफिस कर लिया, ठीक है ना, सादिक और अमीन का, और उसके अंदर मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल इक्विटी की और उसकी बात कर रहा हूँ ना, इंसाफ की और वो प्रिंसिपल की। जब आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या हक बनता है कि आप अवाम का वोट जाके बेचें और फिर पैसे इस तरह लेकर आए? फिर खुदा के लिए यार, आई मीन बड़े तरीके होते हैं दुनिया में करप्शन के, वायर ट्रांसफर्स होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, आजकल बिटकॉइन आ गया है, लेकिन हम जो है बोरियां भर रहे हैं नोटों के साथ। जरा सोचें, जब इस तरह का किरदार लोगों के सामने आता है तो उसके अंदर देखें, याद रखेंगे, मैं टीचर हूँ, मैं साइंसदान हूँ, कुछ भी है, मैं रोल मॉडल नहीं हूँ। मुल्क के अंदर जो रोल मॉडल आज तक चलते आ रहे हैं वो सियासतदान ही हैं, ठीक है। अब एक बच्चा देख रहा है
वो क्या सोचेगा मैं Sorry सियासतदान to say, बनूं और वैसे अमीर होने का सबसे अच्छा आजकल के तरीका। तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि सियासत हमारे यहाँ किस तरह के लोग करते हैं, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। और नहीं वो मेरे उनको मेरे रोल बच्चों को मॉडल। नहीं अच्छा। पता। मैंने उनको अच्छा। इस बारे में काफी मासूम रखा हुआ है। अच्छा। जी जी। ठीक। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप समझते हैं, फिर वही बात कि हम ज़ाहिर केस के ऊपर नहीं जा सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये वीडियो बहैसियत सबूत के अब इस सारे जो सदाती रेफरेंस से जो मुशावरत होनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें पेश किया जा सकता है, नहीं या मेरा, क्या फैसिलिटेट कर सकता है देखिए ये मेरा वीडियो? मेरा जो मानना है ना वो है आई एम एन ओरिजिनलिस्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आती है उसका मतलब ये है कि कोई कानून बनाया गया तो उसकी इंटेंशंस देख के उससे इंटरप्रेट होता है, ठीक है। इस्तदा ये है ही नहीं कि पैसा इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। सही। इस्तदा ये है कि इस वक्त जो एक आइन का शिक है जो कि एक जेनेरिक एस्पेक्ट पे बात कर रही है कि वो सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, और दूसरा है इलेक्शन एक्ट 2017, अभी तक 1990 की दाई में बैठा हुआ इंसान। अच्छा 2017, सही। तो उसका तशरीह करनी है कि इनमें से कौन सा है। अच्छा अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा अपना ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन यही है कि ओपन बैलेट हो सकता है उसके हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट का है, तो सही। ऑनरेबल कोर्ट बताएगा। अब उसके अंदर आप जितना एविडेंस यूज करना चाहे कर ले, लेकिन तशरीह आपने इस बात की मांगी नहीं है कि पैसा इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। तशरीह ये है कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इज फुली जाहिर है केपेबल ऑफ डूइंग इट। तमाम चीज़ें अब तो सबूत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मज़ीद जो है वो सामने आ चुके हैं, और अब देखना ये है कि ज़ाहिर सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मशावरत से मशरूत किया गया है, तो इस पर क्या फ़ैसला सामने आता है, और फिर जो सेनेट इलेक्शन है। ज़रूर 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 कही। वो ये है कि इस वक्त एक मॉडल इम्पेरेटिव जरूर बन गया है, हाँ। और वो ये है कि अगर सीक्रेट बैलेट से हुए दोबारा इलेक्शन, और उसके अंदर कोई ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जैसा कोई सरप्राइज हो गया, तो फिर मुल्क के अंदर जो कंट्रोडिक्शंस का एक बार है और अंबार है ना, वो बढ़ेगा। तो इसके ऊपर जरूर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करे, अपोजिशन और गवर्नमेंट की पार्टीज को कहना चाहिए कि मिलके हम इस बात को इंश्योर करते हैं, क्योंकि उनके होना बंदे तो भी ये तो चाहिए था, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो दिखते हैं। नहीं रहा। बहरहाल हम इसके ऊपर मजीद इंतजार ही कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर पेशरफ्त होती है। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से घर घर एहसास डिजिटल सर्वे जारी है, जिसके नतीजे में 70 लाख मुस्तहिक खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें और इन्हें अपने कौमी शनाख्ती कार्ड समेत अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। मुस्तहिक घरानों के जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, इन्हें 8171 से शनाख्ती कार्ड बनवाने का पैगाम आएगा, और अहल अफराद को 12,000 की पहली किस्त की वसूली का पैगाम आएगा। रकम हबीब बैंक और बैंक अल फलाह के मुकर्रर करता अदायगी मराकज से वसूल करें। एहसास के तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से ही आते हैं। याद रहे, एहसास के किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत की कोई फीस नहीं। मजीद मालूमात के लिए 0800 26477 पर रुजू करें। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर।
वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा अच्छा हुआ कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने जो एक मुतनाज़ा बयान अभी एक ट्वीट के ज़रिए किया गया था उसकी तरदीद की और उसको उसके हवाले से उन्होंने ये कहा, गलती को तस्लीम किया और ये कहा गया कि जो अमेरिकी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से जो पहले थी वही रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और साथ में ये भी कहा गया, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस की तरफ से उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीर पर अमेरिकी पॉलिसी जो है उसमें ना ही कोई तब्दीली हुई है और अमेरिका अब भी मकबूजा कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका ही समझता है, क्योंकि ज़ाहिर है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एहतजाज इस पर किया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका गए, उन्होंने दौरा किया और मुलाकात हुई साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया था और कश्मीर के मामले के हवाले से उन्होंने सालसी तक की ऑफर जो है वो कर दी थी दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन फिर हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से बाकी मामलात में बड़ा उनका एक कंफ्यूजिंग सी उनकी पॉलिसी जो है वो रही, इस मामले में भी वो ऐसा लग रहा था कि दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो खराब नहीं करना चाहते और कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है कश्मीर पर नजर नहीं आ रही थी। अब जो ये बात की गई है अमेरिका की तरफ से, इस नई जो इंतजामिया उसकी तरफ से कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इससे क्या मैसेज जो है वो दिया जा रहा है? एक तो बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीर मुतनाज़ा है और वो इसको मुतनाज़ा समझते हैं, लेकिन पॉलिसी वही रहेगी, इससे क्या मतलब है? इसके ऊपर हम बात करेंगे और सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनकी तरफ जाने से पहले फरूख, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? जी वेरी क्विकली, बात ये है कि अब इनका है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की एक वो है सेगमेंट है जिसके बारे में ख़ास तौर पे एक ट्वीट आई थी और वो ये था कि जब इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर इंटरनेट की बहाली का मामला हुआ ना, 4G का सर्विसेज का, असल में तो इंटरनेट ही नहीं था ना, बिल्कुल ही उसको चोक किया हुआ था, उन्हें थ्रॉटल किया हुआ था। तो वो खुला, तो उसको खुशामदीद कहने के लिए उन्होंने ट्वीट किया, तो उसके अंदर कहीं पे आ गया इंडियाज कश्मीर। अच्छा, तो उसके अंदर फिर जो है ना, आपको पता है कि इंडिया का मीडिया कितना इमेच्योर है, उसने धमाले डाली, ठीक है ना, धमाले डाली। उसके बाद ये सवाल किया गया तो ये करेक्शन कर दी गई कि पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है और इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये क्लैरिफाई करना कि देयर वाज एन ह्यूमन एरर और उसके अंदर इंडियाज वो कर दिया गया, अदरवाइज इट कश्मीर डजंट बिलोंग टू इंडिया, इट इज बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ज़मीर अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब आपके वक्त के लिए। ज़मीर साहब, एक तो चलने बड़ा अच्छा हुआ कि ये अमेरिका ने तरदीद कर दी जो ट्वीट हुई थी, और लेकिन जो कश्मीर की पॉलिसी है, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर अमेरिकी जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से वो है क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज़माने में तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहा है ये सारा। कभी वो मोदी साहब को बड़ा अपना दोस्त मानते थे, फिर जब वहाँ जाते थे तो उनकी हिमायत में बात करते थे, इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी तो वो कुछ और बात करते थे। तो अगर पॉलिसी वही रहेगी तो फिर क्या हम समझें कि वही कंफ्यूजिंग पॉलिसी रहेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसी क्लियर है, वो बड़े वाजे अभी भी इन्होंने उस पर वजाहत कर दी है जी कि अमेरिका के सामने कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, एक डिस्प्यूटेड इलाका है और वो ये चाहते हैं कि ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत इस मसले को डायलॉग के थ्रू हल करें, ठीक, जिसमें कश्मीरियों की जो उमंगे हैं, उनकी जो डिजायर है सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। दिस इज बेसिकली जो है वो अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी है। अब ये कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपने बात की जी, वो अपने तरफ से कोशिश तो करने के लिए तैयार थे कि साउथी का जब उन्होंने पेशकश की, लेकिन असल में यह है कि दोनों फरीक जब को मानना होगा, फिर वो कोई भी मुल्क, अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, वो फिर साउथी कर सकता है। तो हमने तो, पाकिस्तान ने तो इसका खैर मकदम किया था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जैसे पहले भी होता रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये दो तरफा मामला, हम खुद इसको हल करेंगे। जब हम पाकिस्तान ये मसले को दो तरफा ताल्लुकात, दो तरफा मुज़ाकरात में उठाता है, तो उस वक्त हिंदुस्तान का मौक़िफ़ होता है कि नहीं जी, ये कश्मीर तो हमारा अटूट टांगे है, हमारा इंटरनल मसला है हम आपके साथ। तो उनकी ये इंडियन डुप्लिसिटी है और वो पहले
पहले भी रही थी और अभी भी वही उनकी अप्रोच रही है। राइट एम्बेसडर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर के ऊपर पॉलिसी नई एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होगी, तो उसके अंदर एक सवाल जो बनता है, हमने कुछ इंडिकेशंस देखे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन और इज़राइल के अंदर जो एम्बेसडर था उसका टाइटल चेंज करके उसके अंदर फ़लस्तीन भी शामिल कर दिया गया। ईरान को पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। चीन और इंडिया के दरमियान डिसंगेजमेंट कोई होती हुई हमें नज़र आ रही है। ऐसे लगता है कि नई इंतज़ामिया जितने भी प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच है उसके ऊपर चलना चाहती है और कहीं ना कहीं वो मसाइल को हल कराना चाहती है। डू यू थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कम अज़ कम बिहाइंड द सीन्स वो इंडिया पे प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग रिज्यूम करें और कश्मीर का कोई हल निकाला जाए? मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी करना उन्होंने शुरू कर दिया है और इसी की वजह से भारत में आपने देखा कि उन्होंने ये इंटरनेट और बाकी चीजें बहाल की हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये तो अमेरिका की तरफ से बिहाइंड द सीन दबाव पड़ा है, तो फिर उन्होंने ये इक़दाम लिया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि भारत को अमेरिका की नई इंतजामिया से ये भी कहा गया होगा कि जी आप अपना मुज़ाकरात पाकिस्तान से शुरू करें, अपने ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन ये तो एक जगह अपनी जगह एक बात है, लेकिन अगर हमें ये उम्मीद हम रख के बैठे हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव डालेगा कि वो कश्मीर का मसला हल करे और वो कश्मीर में सेल्फ प्लेबिसिट कराए, तो आई थिंक ये हमारी गलत फहमी होगी, क्योंकि अमेरिका के अपने बड़े मफादात जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मुस्तलिक है। बिल्कुल सही है। और आपको पता है उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ, तो वो उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पाकिस्तान के लिए या कश्मीरियों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं तैयार है। राइट। हाँ, ये है कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनसे ऑलरेडी कह चुके हैं और मेरा ख्याल है मजीद उनको कहेंगे कि जो कश्मीरियों के जो इंसानी हकूक हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। एम्बेसडर साहब, एक और मामला जो मैं उठाना चाहता था वो है रिग्रेशन का। हमने देखा है कि 5 अगस्त 2019 से इंडिया ने जो है कश्मीर के अंदर मजालिम भी बढ़ा दिए और उसके बाद एक एक करके जितने सतून थे इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को उनको भी हटा दिया। आर्टिकल 370 हट गया, 35A हट गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये डोमिसाइल लॉ भी लेकर आए और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस भी करना चाहते हैं। डू यू थिंक कि अगर कोई डायलॉग शायलॉग शुरू होता है तो ये जितना रिग्रेशन हो गया है इसको ओवरकम किया जा सकता है? सर देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें डायलॉग करने से पहले हमें वाजे करना चाहिए हिंदुस्तान को कि जो स्टेटस को एंटी था उस पे जाना आपको पड़ेगा। पहले तो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इसको आप खत्म करें सर, और जो कश्मीरियों के जो हकूक हैं उनको आप बहाल करें। ये जो इन्होंने इक़दाम लिया है ये इसके बेसिस के ऊपर डायलॉग करना तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल सही। तो मेरा भी ख्याल है कि हमें इस चीज से पीछे हटना चाहिए। हाँ, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन डायलॉग किसी प्रिंसिपल और किसी बेसिस पर हो सकता है। सही। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब आपके वक्त के लिए। फ़ारूक, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाइडन इंतज़ामिया है उनकी जो टीम है उसने ऐसे बहुत से लोग हैं, ख़ास तौर पे नायब सदर कमला हैरिस जो हैं वो इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ज़्यादा कश्मीर के हक़ में बात करती रही हैं। हालांकि जब फ़तह हासिल करने के बाद भारत ने बड़ी कोशिश की कि उनको ओन करें और एक इम्प्रेशन दें कि चूँकि वो भारतीय, हालांकि वो खुद तो पली बड़ी अमेरिका के अंदर, उनकी वालदा का ताल्लुक ज़रूर वहाँ से था, लेकिन उन्होंने कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद कि इससे पहले वो बहुत ज्यादा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती रही हैं। सो कहीं वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं या ऐसा कुछ होगा कि पॉलिसी के ऊपर कुछ असर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़ी कोशिश की है, टिल लगाया कि किसी तरह से जो बाइडन ना जीते और किसी तरह से कमला हैरिस जो है वो ना जीते। और उसकी वजह ये है, अजीब बात है कि एक साइड पे खतून हालांकि
क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका जो आपने सही कहा कि एक ओरिजिन उनकी स्टोरी इंडिया से मिलती है, उनकी वालदा वहाँ से। लेकिन उनकी वालदा भी बहुत पहले आ गई हाँ, थी अमेरिका लेकिन नहीं, पढ़ने के लिए। लेकिन अपनी वैल्यू सिस्टम लेके आई और उन्होंने इनकलकेट किए। और मेरे ख्याल में इंडिया की वैल्यू सिस्टम अगर जो ट्रेडिशनली देखी जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें भी हैं। हमारी शेयर्ड लेगेसी है ना जी, इंडिया पाकिस्तान की, जब इस्लाम और हिंदुइज्म का जो एक मिलाप हुआ, दोस्ती बनी, तो वो भी एक कहानी बनती है। लेकिन इंडिया की मौजूदा हुकूमत ने एक तो उनको बर्न आउट करने की बड़ी कोशिश की, उनके ट्रोल्स लगे रह गए। जो ये 6 जनवरी को अटैक हुआ उसके अंदर भाजपा के सपोर्टर्स और हिंदुत्व के सपोर्टर भी मौजूद थे, और जब वो अटैक कर रहे थे तो उसके अंदर कमला हैरिस, और ये बात पब्लिक नहीं हुई है लेकिन आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि उनको भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्योंकि शी वाज अ सेनेटर एट दैट टाइम। और ऐसे वक्त में मैं ये कहता हूँ उनके आपको पता है नीस ने भी अभी खासतौर पे फार्मर्स के ऊपर ट्वीट किया था, और इंडिया के सारे लोग उनके ऊपर पड़ गए थे, तस्वीरें जलाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो डिफरेंस है ना ट्रम्पियन वर्ल्ड ऑर्डर का और बाइडन वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको जरा समझने की जरूरत है। ट्रम्पियन जो वो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जितने पैसे दोगे मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा। अच्छा। अगर तुम्हें कोई काम मुझे तुमसे कोई काम होगा तो फिर मैं तुम्हें मस्का लगाऊंगा। अफगानिस्तान में काम है, पाकिस्तान के साथ अच्छे, अफगानिस्तान का काम नहीं निकल रहा, पाकिस्तान के ऊपर साल की पहली ट्वीट पाकिस्तान के खिलाफ। बाइडन और कामला नहीं रहते थे फिर वो, हाँ अपनी ट्वीट्स पे, अपने बयानात पे, वो तो हमने बड़ी मेहनत की ना जी। आजकल लिंडसे ग्राम के ऊपर बड़े शिकायतें आती हैं, बड़ा शोर मच रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा, दूसरी साइड पे ये है जो बाइडन हो और ये सारे लोग, कमला हैरिस भी, ये हैं प्रिंसिपल लोग, एंड दे बिलीव इन अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। पैसा नहीं, प्रिंसिपल्स। जब आप प्रिंसिपल करेंगे, मोदी के साथ बात हुई उनकी, तो मोदी को खास तौर पे कहा कि जो है ना आपके और हमारे रिलेशन की बुनियाद हमारी जमहूरी इक़्तिदार है। याद दिला रहे हैं भैया कि आप लोग जो कर रहे हो ना अपने मुल्क के अंदर मत करो, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक उनके इंटरेस्ट हैं भारत के साथ जाहिर है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है, तो आप नहीं समझते कि वो आड़े आ जाते हैं? अच्छा, इजराइल की ज्यादा है या फलस्तीन की ज्यादा है? इजराइल की ज्यादा है और सऊदी अरब की ज्यादा है उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या ईरान की ज्यादा है? फिर ईरान से क्यों बात हो रही है? फिर फलस्तीन का जिक्र क्यों आना शुरू हो गया दोबारा? चलिए, तो बड़ी प्रिंसिपल लोग आएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बुरे थे अमेरिका के लिए, खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी में अपने मुल्क को अमीर करना चाहते थे, लेकिन अगर ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि असूल की बुनियाद पे सारे तय हो और अमन किया जाए। जिस तरह से लोग समझ रहे थे कि चीन और इंडिया के दरमियान शायद जंग हो जाए किसी दिन लद्दाख की वजह से, और उसमें जितनी सरहद से इनके कॉल के बाद 2 घंटे की बात हुई है जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान ना, तो उसके बाद जितने तेजी से डिसएंगेजमेंट हुई है वो इम्प्रेसिव है। दैट मीन्स कि लोग दुनिया को आग लगा के खुश होना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये था, वो दुनिया के लिए शायद अच्छे थे, अपने मुल्क के लिए बुरे थे, ये सब के लिए अच्छे, तो अच्छा है। चलें, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जाए। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैं पढ़ रही थी इस सारे इशू के हवाले से, जो बाइडन साहब की जो टीम है उसमें खैर वहाँ पे तो मेरिट पे ही हर शख्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये है कि इसे इत्तेफाक कह लीजिए 2 ऐसी ख़वातीन शामिल हैं जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, और ये वो ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा कश्मीर कॉज के हवाले से काम करती रही हैं। एक तो इनमें है जी आयशा शाह साहिबा हैं और सुमेरा फाजली हैं। सुमेरा फाजली जो है वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है वाइट हाउस की, उसकी डायरेक्टर हैं, जबकि जो आयशा शाह हैं वो वाइट हाउस में डिजिटल स्ट्रेटजी पार्टनरशिप की मैनेजर हैं। और ये वो खवातीन है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो भारतीय मीडिया वो तनकीद भी कर रहा है कि आप अपने उन लोगों को देखें जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। और अमेजिंगली आपने तो 2 मुसलमान नाम बताया ना, वहां पे जो हिंदू उसके रिलीजन या सिख और दीगर बैकग्राउंड से इंडिया से है ना, वो भी वो लोग रखे गए हैं जो कि बड़े प्रिंसिपल है, हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, देखें मामला ये है कि कश्मीर का मामला तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, कश्मीरियों के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज फार बिगर देन कश्मीर इटसेल्फ, और उसके अंदर जो लोग इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र करते थे कि ये हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकुलर है, अब वो भी शर्मिंदा है जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर। उनको हिल गए हैं वो लोग कि उनका मुल्क कहाँ चला गया है। हर जगह से ये आपको कर सेवक नजर आते हैं जो आग लगाते फिर रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं।
ये याद रखें कि दुनिया के अंदर सारे के सारे फसाद की बुनियाद ये होती है कि मैं अपनी चॉइसेस आप पे इम्पोज करना शुरू कर दूं कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते। उसी से वो लड़ाई होती है। और जमहूरियत में ये नहीं होता, इंडिया में ये होना शुरू हो गया। तो अब मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा भी जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, सिवाय जो RSS के सपोर्टर्स हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इंडियाज गवर्नमेंट। और आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से खास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें दोबारा से शुरू हो गई मोदी की, चाहे वो फ्लडिंग आई है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, चाहे कुछ और आया है, किसान का है, तो खबरें जो है ना खुल के आना शुरू हो गई। ट्विटर को तंग कर रहे थे ये लोग। ट्विटर ने कहा हम सेंसर नहीं होंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, एंड दे हैव गॉन टू द कोर्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है ना, ट्विटर जो है उसके लिए इतनी बड़ी मार्केट है, तो उसको तो चुप कर जाना चाहिए। बड़ी स्ट्रांग लॉबी है इंडिया की ट्विटर। एग्जैक्टली, लेकिन इंडिया की लॉबी अब मोदी के साथ नहीं है। तो अगर ये आप देख लें, इंडिया वाले जितना भी कोशिश कर ले, मोदी वगैरह, तो दे आर एक्चुअली अंडरमाइनिंग इंडियाज कॉज। तो इस लिहाज से एक एक करके सारे के सारे ये मानने पे मजबूर हो गए। अच्छा, आप समझते हैं कि जो होंगे। सालसी वाली बात पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी की, या जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बातचीत की बात है, उस पे अमेरिका जो है वो खुद से कोई कोशिश करेगा मजीद, या भारत की हठधर्मी जो है वो आड़े आ जाएगी? जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो थिएट्रिक्स के मालिक थे, तो उन्होंने हर बात को स्क्रीन के सामने करना होता था। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका की सालसी कभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे उनके जो बुश एरा के वो थे, कॉन्डोलीज़ा राइस हो गए, बाकी हैं, उनकी किताबें पढ़ लें तो उन्होंने बताया है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे थे जब पाकिस्तान एंड इंडिया वो on the cusp of fighting a war, जब बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, तो वो कितना शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये होता है, इंडिया पब्लिकली कहता है कि कोई नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया प्रेशर लेता भी है, प्रेशर देता भी है। तो आई होप कि इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू सी सम प्रोग्रेस। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी गाड़ी का नाम है जिसके अंदर ना तो ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। खाई में जाएगी या किसी को लताड़ेगी या खुद का एक्सीडेंट करेगी, ये हमें नहीं पता। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो खाई की तरफ रवान दवाएं, देखते हैं कि वो गिर गए तो फिर शायद कोई बेहतर गवर्नमेंट है उसके साथ बात हो जाए। चलें, बहरहाल दुनिया का जो किरदार अब हमें नज़र आ रहा है कश्मीर के मामले के ऊपर, और जिस तरह से भारत एक्सपोज हो रहा है, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और इसको सामने रखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मसले के हल के लिए इंशाल्लाह जल्द कोई पेशरफ्त जो है वो होगी। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम ये कसीरुल मुल्की एक अमन मश्क है 2021 जिसका आगाज़ हो चुका है, और जो पूरे खत्ते के लिए अमन का एक पैगाम है। 11 से 16 फरवरी तक ये मशकें जो हैं वो जारी रहेंगी, और इसमें अमेरिका, चीन, रशिया और तुर्की समेत तकरीबन 45 ममालिक की बहरी फ़ौजें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। अहम बात इन मशकों की यह है कि रूस तकरीबन एक दहाई के बाद जो नेटो रुकन ममालिक हैं उनके साथ पहली मरतबा
किसी इस तरह की मिलिट्री ड्रिल में जो है वो शामिल हुआ है। अमन के लिए इकट्ठे का नारा जो है वो लगाया गया है इन मशकों के लिए, और 6 रोज़ा मशकें हैं जो 2 मराहिल में यानी साहिल और समंदर पर मुश्तमिल होंगी। और इन मशकों का जो मकसद है वो समंदरी जो कज़ाक हैं और दहशत गर्दी है, इसके अलावा दीगर जो जराइम है उससे निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन के ज़रिए जो कोशिशें हैं और ताकि जो समंदरी हदूद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके, ये उसके लिए की जा रही है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए फारूक, आपके ख्याल में कितनी मैं तो हूं ना। बिल्कुल आप मौजूद हैं जी। आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट हैं, खासतौर पे इतनी बड़ी तादाद में जो दीगर ममालिक की जो फौजें हैं वो शामिल, 45 ममालिक की फौजें हैं और ये एक इकट्ठी जो मशकें हो रही हैं? अच्छा, पहले तो ये जो अमन एक्सरसाइज है मेरे ख्याल में इसका जो स्कोप है, अमन के लिए इकट्ठे, हाँ अमन के लिए इकट्ठा होना, और फिर ये कज़ाकों का भी जो मामला आपने उठाया, और ये सारे का सारा जो है ना बुनियादी तौर पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का पैराडाइम है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मुश्तरका सारों का मफाद और सलामती की कोशिश है, और उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का आपको पता है कि एक्सरसाइजेज हमने पहले रशिया के साथ जो है बरी तो की हैं, हम दीगर ममालिक के साथ ख़ासतौर पे चीन के साथ एयरफोर्स का भी इस तरह करते हैं, लेकिन नेवी का 45 मुल्कों का इकट्ठे आना और उसके अंदर फिर पाकिस्तान का उसको होस्ट करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। रूस का आपने सही फरमाया, स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान की एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस वो बढ़ जाती है, और अब तो ज़माना ही नेवी का बहुत ज़्यादा होने वाला है ना। पाकिस्तान के अंदर नेवी को आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि उसके अंदर ज़्यादा काम किया गया है और उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे और हम मज़ीद इंशाल्लाह। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडोर रिटायर्ड अली अब्बास साहब, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे तो हम देखते हैं कि इस तरह की मशकें होती रहती हैं, लेकिन ये जो इस मरतबा मशकें हो रही हैं और ख़ासतौर पर इतनी बड़ी तादाद में ममालिक जो है वो इसमें शरीक हैं, 45 ममालिक की अफवाज, इसकी ये एक तो किस तरह मुख्तलिफ है और इसकी अफादियत जो है ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इन मशकों की अफादियत ये है कि ये ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि दुनिया भर में ये वाहिद मशकें हैं जिनका पर्पज़ एक कॉमन थ्रेट के अगेंस्ट, या तमाम लोगों को, तमाम ममालिक को जो कॉमन थ्रेट्स दरपेश हैं समुंदर में या साहिली इलाकों में, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की, वो हैम्पर हो सकती है। तो उसके लिए एक रिजॉल्व क्रिएट करना, जैसे कि अमन इन एक्सरसाइज का मोटो है टुगेदर फॉर पीस, तो ये ऐसे चैलेंजेस या ऐसे थ्रेट्स के अगेंस्ट है जो तमाम ममालिक को मुश्तरका तौर पर उनका सामना होता है। यानी ये मशकें, ये जंगी मशकें को किसी एक मुल्क के खिलाफ या किसी एक रीजन के खिलाफ या इनका पर्पस किसी ममालिक के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये ऐसे चैलेंजेस के खिलाफ है जैसे पहले भी ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल पायरेसी है या मैरीटाइम टेररिज्म है या गन स्मगलिंग है या वेपन स्मगलिंग है या नारकोटिक स्मगलिंग है या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं या डिजास्टर रिलीफ है। तो इस किस्म के चैलेंजेस जिसको कोई एक मुल्क इनफरादी तौर पर डील नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक मुश्तरका स्ट्रेटेजी बनाई जाए और मिल के इसके खिलाफ काम किया जाए। तो ये जो अमन एक्सरसाइज है इसकी पाकिस्तान नेवी ने इसकी 2 pronged स्ट्रेटेजी बनाई है। एक तरफ 45 ममालिक और उनकी नेवीज और उनके जहाज और उनके ऑब्जर्वर्स मिलके ऐसी मशकें करेंगे जिससे मुश्तरका तौर पर ट्रेनिंग हासिल की जाए और एक इंटरऑपरेबिलिटी और एक मिल के काम करने की सलाहियत क्रिएट किया जाए। और दूसरी जानब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, वो बैठ के इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का फोरम उनको फराहम किया गया है ताकि वो बैठ के अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करें और
सही किस्म की रिकमेंडेशंस लेकर आए कि एक सिक्योर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या अहम बिल्कुल सही है कमोडोर साहब, क्या हिकमत अमली जरूरी है। बिल्कुल सही है कमोडोर साहब। एक लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। आपने खास तौर पे बात की कि ये जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो है, ड्रग्स की आपने बात की, दीगर उसका, तो जो पॉस्चर होगा वो ऑफेंसिव होगा सर, कि अगर कोई ऐसे टेररिस्ट जा रहा है या उसको इंटरडिक्ट किया जाए, कॉन्ट्राबैंड जो है उनको स्टॉप किया जाए, या व्हाट एग्जैक्टली इज द मोडालिटी, जरा उसका भी बताइएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और मेरे ख्याल है कि आपने बहुत प्रोफेशनल क्वेश्चन किया है। इसके लिए जो पोस्चर होता है वो अटैकिंग नहीं होता, बल्कि सबसे पहले पोस्चर जो होता है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिटरेंस होता है। यानी क्योंकि मिलके आप पेट्रोलिंग करते हैं, आप वहां के प्रेजेंस शो करते हैं, तो इसमें जो पोस्चर होता है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ आपकी प्रेजेंस और आपकी पेट्रोलिंग और आपकी जो मशकें हैं वो डिटरेंस क्रिएट करती हैं, ताकि इस तरह के नेफेरियस एलिमेंट्स हैं वो वहां से डिटर हो जाएं और जो खित्ता है या वो रीजन है उसमें इस किस्म की कोई थ्रेट्स शामिल ना रहें। लेकिन अगर कोई उस तरह की चीजों में से कोई आपके ऊपर हमला आवर या अटैक होता है, तो फिर वो एज ए डिफेंसिव कार्रवाई के तौर पे उसको निगोशिएट किया जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। पोस्चर ऑफेंसिव नहीं होता, बल्कि डिटरेंस की पॉलिसी क्रिएट की जाती है, ताकि उसको सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा जाए, ताकि जो तजारत है या वो जहाज रानी है या और ब्लू इकोनॉमी की जो इंडस्ट्री है वो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में वो डेवलप हो सके। अच्छा, ये भी बताइए कि हमारे खित्ते की जो ज्योग्राफी है या जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, जरा उसके हवाले से, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे ये मशकें हो रही हैं, किस तरह से मुनफरिद बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो खित्ते हैं, उससे कैसे मुनफरिद है? ये इस तरह थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको पता है कि इंडियन ओशियन रीजन जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है, तीसरा बड़ा ओशियन है, और इसकी बिल्कुल यूनिक डायनामिक्स हैं। एक तरफ तो आप देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान की पोजीशन ले लें। पाकिस्तान आपको पता है एक ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन में है जहां एक तरफ मशरिक वस्ता है, एक तरफ वेस्टर्न एशिया है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, ऊपर चाइना है, एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया है, नीचे बहिरा अरब और इंडियन ओशन। तो ये एक तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत ये है कि बहुत से रीजन को ये कनेक्ट करता है और एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन। अब अगर हम इंडियन ओशन की ज्योग्राफी का देख लें तो इसमें मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं। आप देखें, एक तरफ गल्फ है जो कि एनर्जी का हब है, या जहां तेल है, जहां पूरी दुनिया के स्टेट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। पूरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको यहाँ उनके जहाज आते हैं, वो तेल लेकर जाते हैं और इस तेल पे वो डिपेंडेंट हैं। और दूसरी तरफ नीचे अगर आप चले जाएं ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में, तो वहाँ पायरेसी जैसे थ्रेट्स वगैरह नजर आते हैं। इसी तरह आप मशरक की तरफ चले जाएं, बाबुल मंदब या उस स्ट्रेट में, वो एक चोक पॉइंट है और वहाँ नैरो समुंदर है, वहां से तमाम जहाजों का गुजर होता है, तो वहां भी इस तरह के थ्रेट्स क्रिएट होते हैं। तो ये इस तरह इसकी जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनती है कि यहाँ स्टेट्स बहुत ज्यादा हैं और इस तरह के थ्रेट्स भी हैं। तो इन थ्रेट्स के लिए जरूरी है कि अक़वाम आलम और रीजन के जो फोर्सेस हैं वो मिल के कोलैबोरेटिव एफर्ट माहौल क्रिएट करें कि सेफ किस्म की एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कमोडोर साहब, एक बड़ा छोटा सा सवाल ये है कि ये कहाँ पे होंगी? पाकिस्तान के सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स में होंगी, इंटरनेशनल उसमें होगी, या इकोनॉमिक जोन में होगी सर? ये मशकें जो हैं वो पाकिस्तान का जो इलाका है, हमारा आपको पता है 1000 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा हमारी कोस्ट लाइन है, फिर हमारा टेरिटोरियल सी है और उसके आगे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 200 मील तक है। और अभी रिसेंटली हमारा कंटिनेंटल शेल्फ की वजह से हमारा जो इलाका है वो 350 नॉटिकल माइल तक चला गया है। तो ये जहां तक मशकों का ताल्लुक होता है, इसके लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जाती। जाहिर है हमारे साहिल के नजदीक ये मशकों के लिए दुनिया से लोग आए हैं, तो जनरली हमारे इलाके में ही होगा, लेकिन इसके लिए कोई
एक लाइन ड्रॉ नहीं की जाती सही। कि ये मशकें जो है इतने मील तक होंगी या Last minute आगे है तक होंगी या अच्छा। इधर होंगी। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि आपने जो सप्लायर रूट्स की बात की ना, सप्लाई लाइंस की, मैरीटाइम लाइंस की, तो मैं उसके हिसाब से सोच रहा था कि वहीं पे काम होगा ना जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है। लेकिन आप बात कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया कमोडोर रिटायर्ड अली अब्बास साहब। वक्त की चूंकि कमी है, वरना ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी और कुछ और सवालात भी थे, लेकिन चलें फिर कभी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। नाज़िन मशहूर बुखारी और फ़ारूक ख़ताफ़ी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।